Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK9. Dear all, we are going to start very interesting session. जी हाँ, इंटरनेशनल लिस्टिंग की हम लोग बात करने वाले हैं. So रेडी हो जाएगा सुनने के लिए, समझने के लिए ध्यान से, फटाफट से. डियर ऑल, इंटरनेशनल लिस्टिंग की बात करूं और आप अगर जानते हैं, नहीं जानते तो अपनी नॉलेज में ऐड कर लीजिएगा. इंडिया में यू नो व्हाट, देयर नंबर ऑफ कंपनीज जो इंटरनेशनल मार्केट में लिस्टेड है. अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे आपने नाम सुना होगा, आइशर मोटर्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज सीपी, आदित्य बिरला कैपिटल, वोडाफोन आइडिया, जी हाँ, कोल इंडिया. सर कितनी है, काफी सारी कंपनीज हैं. सो फॉर योर नॉलेज आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि देयर नंबर ऑफ कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट. जी हाँ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी मार्केट में लिस्टेड है. और जो हमारा सेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी बात करने वाला है इंटरनेशनल लिस्टिंग की. सीएस प्रोफेशनल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ऑफ कोर्स आप लोग जानते होंगे, आपके सीएफएल के पार्ट सेकंड के अंदर 40 मार्क्स, जी हाँ, सीएल पार्ट सेकंड जो है 40 मार्क्स के लिए, और उसमें से चैप्टर कहीं ना कहीं जबरदस्त इंपॉर्टेंट है. अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, या यू नो व्हाट स्टूडेंट्स ने ऑफ कोर्स अगर टाइम के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो स्कोर करने के लिए, जी हाँ, पार्ट बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये चैप्टर लगभग 15 to 18 मार्क्स तक के लिए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है. सो बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और इन रियलिटी यू नो व्हाट इंटरेस्टिंग भी है. बहुत सारे प्रैक्टिकल डेटा के साथ बताऊंगा, सिर्फ एकेडमिकली आपको यहाँ नहीं बताऊंगा. सारी बात आपको बताऊंगा कि कैसे इंटरनेशनल लिस्टिंग की हम बात करेंगे चैप्टर के अंदर, तो हम लोग समझेंगे यू नो व्हाट क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, जो इसी सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, यूजुअली बहुत कॉमन से बेनिफिट्स हैं, बड़ा मजा आएगा उसको सीखने में. इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि यू नो व्हाट एक्सजीएक्स के बारे में. एक्सजीएक्स के बारे में, जी हाँ, आप लोग अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है सिक्योरिटीज मार्केट की तरफ और ट्रेडिंग करते हैं तो एक्सजीएक्स निफ्टी के बारे में आपने सुना होगा, पक्का सुना होगा, ठीक है. इसकी प्रैक्टिकली बताऊंगा, जो मॉड्यूल में नहीं है, आपके बुक में कवर नहीं किया गया, बट इसके ट्रेडिंग के एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ बताऊंगा, ठीक है, जितना एकेडमिकली और आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होगा. ऑलराइट, इसके अलावा हम लोग यहाँ नेक्स्ट टैग की बात करेंगे, लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, यूएस सिक्योरिटीज, जी हाँ, यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के बारे में बात करेंगे. सो यहाँ जब हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल लिस्टिंग की, अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज की अलग अलग कंट्री के अंदर उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स हैं. जी हाँ, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें पूरा करना पड़ता है. अब जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ को बताया कि आइशर मोटर है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, वोडाफोन यू नो व्हाट आइडिया है, इंडिगो आपने कंपनी का नाम सुना होगा, जी, या कोल इंडिया का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या गोदरेज सीपी का बात करें. मतलब इन सारी कंपनीज ने, याद रखिएगा, जब मैं बोल रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट में लिस्टेड हैं, तो ये उसी कंट्री के, याद रखिएगा, जो कि हम बात करेंगे उस पर्टिकुलर कंट्री के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा. सर लेकिन अगर हम ध्यान से देखें इंटरनेशनल लिस्टिंग करने के बेनिफिट क्या होंगे, एग्जाम में यहीं से एक पहला क्वेश्चन खड़ा हो सकता है आप लोगों के लिए. हाँ, एग्जाम में आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से अराइज हो सकता है कि इंटरनेशनल लिस्टिंग करने के बेनिफिट्स क्या होंगे. इन सिंपल टर्म अगर मैं बताने की कोशिश करूं ना, सच में बहुत डिफिकल्ट एस्पेक्ट नहीं है ये, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होकर सोचेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा. जैसे हम लोग अगर बोलें कि ये मार्केट लिक्विडिटी बढ़ा देगा. अब मार्केट लिक्विडिटी का मतलब समझेगा, जब आपकी सिक्योरिटीज इंटरनेशनल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल होंगी तो याद रखिएगा सिक्योरिटी ज्यादा लिक्विड होगा. लिक्विड का मतलब ट्रेडिंग ज्यादा मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक्सजीएक्स, जी हाँ, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की ये रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं. अगर कोई भी, जी हाँ, एसजीएक्स पे बेटा दो तरीके होते हैं. जैसे हमारे इंडिया में बीएससी और एनएससी है, वैसे ही सिंगापुर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे सिंगापुर में एसजीएक्स स्टॉक एक्सचेंज है. ऑलराइट, जो ये स्टॉक एक्सचेंज जो है एसजीएक्स, जी, एसजीएक्स की दो तरह से लिस्टिंग होती है, या तो मेन बोर्ड पर या कैटलिस्ट. मेन बोर्ड की एक यू नो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और वो उन्हें फॉलो करवाते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाते हैं, और वो स्टैंडर्ड्स जो वो इंटरनेशनल, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाए गए. अब एक्सजीएक्स के अगर पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश करूं तो वहां ये स्पेसिफिकली बोला गया है जिन कंपनीज की एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑलराइट, अगर वो $40 मिलियन से कम हो जाता है ओवर द 120 ट्रेडिंग डेज, तो याद रखिएगा एसजीएक्स उसे वॉच लिस्ट में डाल देता है. और ये अगर कंटिन्यू 2 साल रहता है तो एसजीएक्स उसे डीलिस्ट कर देता है. सही बता रहा हूं, ये आपका बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं.
सर मतलब ये कि ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां पर जबरदस्त ट्रेडिंग होता है, जब ट्रेडिंग ज्यादा होता है तो अल्टीमेटली आपके सिक्योरिटी में लिक्विडिटी बढ़ जाता है, मोर लिक्विड होता है जितना ज्यादा ट्रेडिंग होगा। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आप लोग जानते होंगे ना, इंडिया में ना जब हम लोग बात करते हैं मार्केट का, कौन सा, हमारा बीएससी और एनएससी ओपन होने का, ट्रेडिंग का, तो हम यूजुअली सब लोग जानते हैं ये मार्केट ओपन होता है 9:15 पे और ये क्लोज हो जाता है 3:30 पर, क्लियर। बट एक्सजेक्स जो है ना, ये 6:30 ओपन होता है मॉर्निंग और नाइट 11 को ये बंद होता है। इसलिए कई बार इंडियन ट्रेडर्स एक्सजेक्स निफ्टी को देखकर मार्केट के आने वाले मार्केट इंडिया के बीएससी और एनएससी में होने वाले अप एंड डाउन्स को कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि एक्सजेक्स में बहुत सी रेफरेंसेस मिल जाती हैं। सर आप सिर्फ एक्सजेक्स के बारे में बता रहे हैं? नहीं, मैं आपको इस आगे आप देखिएगा लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा कि कितना बड़ा इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जी हाँ, सारी एस्पेक्ट्स कवर करेंगे इसके अंदर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जब ये हम बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लिस्टिंग, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लिस्टिंग क्या करेगी, इंक्रीज करेगी मार्केट लिक्विडिटी। मतलब जब ट्रेडिंग एक्सेसिव होगा तो ऑफ कोर्स यार वहां पर लिक्विडिटी आपको ज्यादा मिलना है। फिर हम अगर बात करें मार्केट सेगमेंटेशन, अब आप जानते हैं मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है। दरअसल मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। डिवाइड का मतलब वहां लकीरें दीवारें नहीं खींची जाती हैं। डिवाइड करने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिएगा एक मार्केट, जैसे हम बोल रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं। अब क्या होता है ऐसे केसेस में, जब हम मार्केट सेगमेंटेशन वर्ड यूज करते हैं तो सबके सब किस मार्केट में जा रहे हैं, सिक्योरिटीज मार्केट में। बट यहां पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली अपनी कैपेसिटी और नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। हम जब बात करते हैं इंटरनेशनल लिस्टिंग की और मार्केट सेगमेंटेशन की, तो यहां पर स्पेसिफिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट सेपरेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट वही है, सिक्योरिटीज भी वही मिलेंगी, लेकिन वह स्पेसिफिकली अब फॉरेन इन्वेस्टर्स, यहां फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ ध्यान जाएगा। सो सेकंड बेनिफिट हमको क्या मिलेगा, मार्केट सेगमेंटेशन। थर्ड कहता है कैपिटल नीड्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई कंट्री में दूसरा कंट्री का कंपनीज, जैसे हमारी इंडियन कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज करता है, तो एक दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एक्सपांशन मिलेगा, क्योंकि कैसे मिलेगा, जैसे हम लोग जानते हैं आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद से, जब से ग्लोबलाइज किया गया इकोनॉमी को, उसके बाद से अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हुआ। किस तरह का अपॉर्चुनिटीज की इंडियन कंपनीज बाहर जाकर बिजनेस कर सकती हैं, बाहर से पैसा ले सकती हैं, बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। अब जब कंपनीज के लिए मार्केट बढ़ेगा, कैपिटल नीड्स बढ़ जाएंगी, वो कैसे फुलफिल होंगी, वो बाहर मार्केट को एक्सेस करके। अल्टीमेटली मार्केट में आप देखिए, मार्केट में कंपनी की ब्रांड इमेज बिल्डअप होगी। जैसे हम अगर बात करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, आप जानते होंगे मोर देन 100 कंट्रीज में कंपनी बिजनेस करता है और एक इसका अपना ही एक रेपुटेशन है। कैन यू बिलीव दैट फॉरेन कंपनीज जब इंडिया विजिट करती हैं, अगर इंडिया में अगर उनका बिजनेस करने का, कोई कोलैबोरेशन करने का मूड हो, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी टाटास को रखती हैं। जी हाँ, सेम, क्योंकि वो ब्रांडेड, जो इंटरनेशनल मार्केट में वो ब्रांड मिलता है, एंड ऑफ कोर्स इट मींस वो ग्रोथ करती हैं कंपनीज। ऑलराइट, सो थर्ड हमने ये बात देखा, वाइड शेयर होल्डर बेस। जी हाँ, वाइडर शेयर होल्डर बेस। अब शेयर होल्डर बेस का मतलब सिंपल सी बात है, आपके साथ साथ आपको और भी शेयर होल्डर्स मिल जाएंगे, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आपके शेयर होल्डर बन सकेंगे। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कई बार ये रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आपकी कंट्री डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट रिसीव नहीं कर सकती है। इन दैट केस अगर वो कंपनीज अगर फॉरेनर्स को, जी हाँ, फॉरेनर्स के लिए अगर वो बाहर लिस्टिंग करती है अपनी सिक्योरिटीज को, तो वो वहां पर वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे। अभी मैं और भी डिटेल में जाके समझाऊंगा, मैं अभी पहले सिर्फ आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं जो एक्चुअल होता है, ठीक है। फिर मॉड्यूल से लैंग्वेज भी लेंगे। तो इसके अलावा हम देखेंगे बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अब बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात करूं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एक्सजीएक्स। जी हाँ, एक्सजीएक्स या लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जो यूएस सिक्योरिटीज कमीशन हम बात करें, ये जब भी इंटरनेशनल लिस्टिंग की बात होती है, ये आपसे स्ट्रिक्टली कहते हैं कि आपको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप नॉन कंप्लायंसेस करते हैं या उनकी रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली वो आपको डिलिस्ट कर देते हैं। इसका मतलब सर, जब प्रॉपर कंप्लायंसेस होंगे, रेगुलेटरी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा, तो अल्टीमेटली वो कंपनीज जो ऑफ कोर्स अब सिक्योरिटीज में प्रोवाइड कर रही हैं और इन्वेस्टर्स को एक सेफ्टी मिलेगा कि हाँ, मेरी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है।
क्यों? क्योंकि वहां पर उन कंपनीज को जो इंटरनेशनल मार्केट में लिस्ट हुई हैं उन्हें कंप्लायंसेस करना मैंडेटरी है। आई होप ये क्लियर होगा। एंड सिक्योर क्लियरिंग ऑफ कोर्स, अब जितने भी हम इंटरनेशनल मार्केट में जनरली ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो लिस्टिंग, क्लियरिंग, ठीक है, सेटलमेंट, ठीक है, इसके अलावा डिपॉजिटरी फैसिलिटीज, डेटा सर्विसेज, ये सारी एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर की जाती हैं। तो क्लियरिंग कैसा होगा? सेफ होगा। एंड अदर बेनिफिट्स वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम ध्यान से अगर मॉड्यूल की तरफ चलें और देखिएगा, हमने बात किया इंक्रीज द ग्लोबलाइजेशन इन्वेस्टर एपेटाइट। डियर ऑल, जस्ट सिंपली ओपन योर मॉड्यूल, मॉड्यूल्स हम देखेंगे। याद देखिएगा टेस्ट सीरीज आपको लगातार मैं दे रहा हूं इन सब्जेक्ट्स पे, और उसके अलावा मैंने बात की हुई है, हमको कंटिन्यूस दे रहे हैं। सो यहाँ अटेंशन पे कीजिएगा, अच्छे से मॉड्यूल से पढ़िएगा ताकि आपके लिए पढ़ना अच्छे से और समझ में अच्छे से आए, ठीक है। चिंता मत कीजिएगा, मॉड्यूल से पढ़ाकर समझाऊंगा भी और याद भी कराऊंगा। देखो, इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन, इन्वेस्टर एपेटाइट फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ऑफर यूनिक अपॉर्चुनिटी टू कंपनीज लुकिंग टू टैप अ न्यू इन्वेस्टर्स बेस टू रेज कैपिटल। सिंपल बात, इंटरनेशनल लिस्टिंग enables companies to trade its securities in numerous time zones। numerous time zones, जैसे मैंने अभी आपको एक्जिक्स में बताया था, एक्जिक्स ओपन होता है बेटा। एक्जिक्स क्या है? स्टॉक एक्सचेंज ये है, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज ओपन होता है 6:30 AM टिल 11 PM। अभी डिफरेंट टाइम जोन्स में भी वो करते हैं। हमारा जैसे बीएसई एनएसई का क्या है रूल यहाँ पर कि भैया ठीक है 9:15 पे ओपन होगा, ठीक है, एंड 3:30 क्लोज हो जाएगा। नाउ एंड मल्टीपल करेंसीज, दिस इंक्रीजेस द इशूइंग कंपनी लिक्विडिटी एंड गिव्स इट्स मोर एबिलिटी टू रेज कैपिटल। अब जितना इंटरनेशनल मार्केट में कोई लिस्ट होगा तो अल्टीमेटली ट्रेडिंग बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी क्यों बढ़ेगा, समझो ना। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ एसजीएक्स का बार बार एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि हमारा टॉपिक एसजीएक्स ही है, ठीक है, इस सेशन के अंदर। सो एसजीएक्स निफ्टी की अगर मैं बात करूं, आप देखना, आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो लोगों का एसजीएक्स निफ्टी पे पहले ध्यान जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ओपनिंग कितनी? 6:30 AM। हमारा मार्केट ओपन होगा 9:15 AM इंडिया में, तो उसका फोकस ज्यादा जाता है। अब क्यों? मतलब अल्टीमेटली ट्रेडिंग कहां पड़ेगा, इसका इंपैक्ट आपको समझ में आया। यहां जब आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लिस्टिंग है तो अल्टीमेटली यहाँ पर लिस्टिंग, यहाँ जो इंडिया में, यहाँ कहां पर? इंडिया, लाइक बीएससी, बीएससी पे क्या लिखेगा? एसजीएक्स निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी। अब यहां ट्रेडिंग जो हो रही है उसका इंपैक्ट यहां आएगा, क्योंकि इकोनॉमी, देखो हमारा इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव से बोलें, इकोनॉमी ग्लोबलाइज लेवल पर देखी जाती है ना। तो अल्टीमेटली अगर कोई भी ग्लोबल लेवल पे कोई एक्शंस होते हैं उसका इंपैक्ट एग्जिस्ट पे उसका इंपैक्ट, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है एग्जिस्ट पे, अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट कहां पर देखने को मिलेगा? बीएसई इंडिया में। तो यहां पर ट्रेडिंग बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो लिक्विडिटी मिलेगा। बात पकड़ में आ रहा है? ट्रेडिंग बढ़ेगा, सिक्योरिटी खरीदी बेची ज्यादा जाएंगी तो उसमें लिक्विडिटी भी बढ़ेगा। ऑलराइट, नाउ a company may choose lists its shares in a stock exchange of a country other than that in which company is based। of course, जैसे इंडियन कंपनी से भी हमने एग्जांपल लिया था, फटाफट समझ लो। हमने बोला कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज और वोडाफोन आइडिया। यहां हम बात करें इंडिगो, ठीक है, आइशर मोटर, और कितना बताऊं मेरे, आइशर मोटर, ये नाम याद रख लीजिएगा, और कभी सेशन आएंगे तो डिटेल में बताएंगे, पूछ सकते हैं हम इसमें, डिटेल में बता सकते हैं सबके बारे में, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये लिस्ट कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन का देखा जाए तो कहां की आ रही है? इन कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन इंडिया है, बट लिस्टेड कहां हो रही है? इसकी एग्जांपल है एसजीएक्स पे लिस्टेड है, एसजीएक्स। ऑलराइट, नाउ फर्म्स में अडॉप्ट इंटरनेशनल लिस्टिंग टू ऑब्टेन एडवांटेज। कौन कौन सी एडवांटेज? लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों सर लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल? देखिए समझिएगा, जब आप कंट्री में, किसी पर्टिकुलर कंट्री में याद देखिएगा जाकर, जैसे अगर बात करें सिंगापुर का हम बात करें, ठीक है, वहां पर आप फंड रेज करते हैं तो फंड रेजिंग कॉस्ट कम आएगा। तो हम उसे बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ रेजिंग ऑफ, किस चीज को रेज करने की बात है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब फंड रेज करने के लिए जो आपके कैपिटल एज कंपैरेटिवली अगर आप इंडिया में कर रहे हैं कम आएगा, होता ही एक्चुअली। एक्सपैंडेड ग्लोबल शेयर होल्डर बेस। अभी मजे का बात है ना, जिस अभी इंडियन शेयर होल्डर है हमारा इंडियन कंपनीज का, उनके लिए अल्टीमेटली क्या बनेगा? शेयर होल्डर बेस बढ़ेगा भी, प्लस वो लोगों के लिए भी अच्छा है। इन्वेस्टर्स, नया इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व होगा, कहां से? फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। ग्रेटर लिक्विडिटी इन द ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स
एंड प्रेस्टीज एंड पब्लिसिटी। ऑफ कोर्स अब अगर कोई कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में अगर लिस्ट होगा तो प्रेस्टीज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इंटरनेशनल कंपनीज में, ऑलराइट। एंड जैसे मैं भी बोल रहा हूँ आपको टाटा का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, इंडिको है, आदित्य, यू नो व्हाट, आदित्य हमने पहले भी डिस्कस किया था, बरोड़ा कैपिटल अब 100 या ऑफ कोर्स मोर देन 165 ईयर से बिजनेस कर रही है, आज मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी खासी रेपुटेशन है इसकी, तो ये प्रेस्टीज आती है ना। Decision maker also need to be satisfied that the benefit exceeds possible costs such as a listing cost, exposure to legal liabilities, taxes, various trading frictions, and reconciliation of financial statements with varying national standards. Because of the benefits of being cross-border listed, more and more companies are getting themselves listed on stock exchanges, marketplace outside of their home countries. सर हम एग्जाम में कैसे याद करेंगे? सिंपल सी बात है, आपको एग्जाम के लिए इन पैराग्राफ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इन पैराग्राफ्स पे ज़्यादा फोकस करना है जो मैंने यहाँ आपके लिए हाईलाइट किए हैं, फर्स्ट और ये सेकेंड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीचे पढ़ के ही जाना है, पढ़ लेना है, ठीक है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इन पैराग्राफ्स को समझ के याद करना है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ लैंग्वेज नहीं है, समझ के लिखना है। आगे जो बताऊंगा वो बताऊंगा, उसको कैसे लिखना है, यहाँ समझ के लिखना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे अब बेनिफिट्स को देखते हैं, देखो कहता है इंक्रीज मार्केट लिक्विडिटी। आपको बहुत अपने आप समझ में आ गया होगा सिंपल से ही कि लिक्विडिटी कब बढ़ता है, जब ट्रेडिंग किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में बढ़ता है तो उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है। मतलब लिक्विडिटी आप समझ रहे होंगे ना, इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश और इनटू मनी, ठीक है। इंटरनेशनल लिस्टिंग enables companies to trade its shares in a numerous time zone। अब जब अलग अलग टाइम जोन में ट्रेड हो सकता है, अल्टीमेटली मल्टीपल करेंसीज, दिस इंक्रीज द इशूइंग कंपनी लिक्विडिटी एंड गिव्स इट्स मोर एबिलिटी टू रेज कैपिटल। किस कंपनी के शेयर्स में आप पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? उस कंपनी के शेयर्स में जिसे एक बार खरीद लिया तो बेचने की आफत आ गई, हाँ, या उस कंपनी के शेयर्स में जिसे आपने आज खरीदा और जब चाहे बेचें और तो इमीडिएटली सेल हो जाए। आपको पैसे की जरूरत पड़ा, आपने आज ही पैसा चाहिए, अभी थोड़ा ना कि आज पैसा चाहिए तो 10 दिन बाद 20 दिन बाद आ रहा है, नहीं, आज सेल करने के लिए आज का आज एक इन्वेस्टर रेडी है, मतलब बायर रेडी है। इट मींस दैट लिक्विडिटी होना चाहिए। इंटरनेशनल लिस्टिंग आपको क्या बेनिफिट देगा? आपको बेनिफिट देगा किस चीज का? इंक्रीज्ड मार्केट लिक्विडिटी। मार्केट सेगमेंटेशन, जैसे मैंने बताया था, डिवाइड कर देना, डिवाइडिंग अ लार्ज मार्केट इनटू अ क्लियर सेगमेंट। क्लियर का मतलब ये फॉरेनर इन्वेस्टर्स के लिए हो गया with similar needs। International listing enable firms to divide foreign investors markets into segments which are easy to assess। अब ये किसके लिए हो जाएगा? फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। Now and companies seek to list internationally because they anticipate gaining from a lesser cost of capital। ये क्यों करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली इनको क्या मिलता है? खर्चा कम आता है जी। फंड रेजिंग के अंदर लीगल रिकमेंडेशन, डॉक्यूमेंटेशन, फी पे करना, ये सारा काफी होता है अगर हम इंडिया से कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज में। बट अदर कंट्रीज में अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए रीजन है, क्या होगा अगर आप यू नो व्हाट दूसरे चाहते हैं, दूसरी कंट्रीज आपकी कंट्रीज में आके बिजनेस कर रहे हैं, यू नो व्हाट इन सर्टेन केसेस यू हैव टू गिव देम सम रिलैक्सेशंस। अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली तो कंपनी को कॉस्ट कम पड़ता है लिस्टिंग का कंपेयर, यू नो व्हाट, इन इंडियन कंपनीज। इंडिया में अगर कर रहे हैं, इंडिया में तो आपको बता दूं मैं, आपको आई होप सब लोग जानते भी होंगे, पढ़ रहे हो, प्रोफेशनल पढ़ रहे हो, पता होगा नंबर ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंसेस हैं लिस्टिंग की, आप लोग जानते होंगे। इवन यहाँ यू नो व्हाट कंपनियां हाथ जोड़ती हैं कि इंडिया नहीं जाना है, ठीक है। और अदर कंपनी से कंपैरिजन अगर देखा जाता है, अदर कंपनीज में इतना नहीं है जितना, पर इवन यू नो टू मच है। Anyways, this arises because their stock becomes more available to foreign investors, and their access to these stocks may otherwise be restricted due to international investment barrier। But यहाँ क्या रहेगा जब वो इंटरनेशनल लिस्टिंग होगा, तो इंटरनेशनल जो कह रहा है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैरियर। बट यहाँ पर अगर वो किसी पर्टिकुलर, देखिए मान लीजिएगा अब ठीक है, आपकी कंपनी में हो सकता है जब वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एफडीआई की रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। बट यही कंपनी जब इंटरनेशनल मार्केट में जाकर लिस्ट हो जाती हैं, लिस्ट होने के बाद में वहां पर फॉरेनर उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है, एंड दे डू नॉट फेस व्हाट इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस एज कंपेयर टू व्हेन दे रिसीव द इन्वेस्टमेंट्स इन आवर कंट्री। मतलब इंडिया में अगर रिसीव करना है तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑफ कोर्स एफडीआई की पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? ये आपको बता दूं, मार्केट सेगमेंटेशन पे एक शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है? पॉइंट बनाते हैं फटाफट से।
पॉइंट नंबर 1 आ गया, डिवाइडिंग अ लार्ज मार्केट इनटू अ क्लियर सेगमेंट विद सिमिलर नीड्स, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है एनेबल फर्म्स टू डिवाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट इनटू सेगमेंट व्हिच आर इजी टू असेस, पॉइंट नंबर 2। सेकंड, एंटिसिपेट गेनिंग फ्रॉम अ लेसर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पॉइंट नंबर 3। एंड stock becomes a more available to investors. 4, and assess that these stocks may otherwise be restricted to the international investment barrier. Point number 5, अगर 4 मार्क्स के लिए आता है, पॉइंट 5 लिख कर आएंगे, आई गारंटीड आपको मार्क्स मिलेगा, पॉइंट्स में लिख के आएंगे, समझ में आना चाहिए, वो जरूरी है। ऑलराइट, चलिए, कैपिटल नीड्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। आइए, इमर्जिंग मार्केट्स need to use international listing to raise capital to continue to grow beyond their home market। आज का तारीख में अगर हम बात करें आदित्य बिरला ग्रुप का बात करें, यू नो व्हाट, या हम बात करें आपके सामने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, इंडिगो का बात करें, वोडाफोन आइडिया का बात करें, कोल इंडिया का बात करें, आयशा मोटर का बात करें, साहब बहुत सारा कंपनी है। अल्टीमेटली आप देख रहे हैं ना, ये अपने होम कंट्री के बियॉन्ड जाकर बिजनेस कर रहे हैं और आज का तारीख में एक वेल उनकी ऐसी प्रेस्टीज है। अब क्या कह रहा है ये इमर्जिंग मार्केट समझते हैं, डेवलपिंग, बढ़ते हुए। इमर्जिंग मार्केट नीड टू बी यूज इंटरनेशनल लिस्टिंग टू रेज कैपिटल। अभी इमर्जिंग मार्केट है, याद देखिएगा, इमर्जिंग मार्केट नीड्स टू यूज इंटरनेशनल लिस्टिंग। हम अगर इंडिया की बात करते हैं, हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। अब जब हमारी कंट्री डेवलपिंग इकोनॉमी के हम बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्री हमारी, सॉरी, डेवलपिंग कंट्री, और हम जब इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें पता है ना कि जब हम अल्टीमेटली लिस्टिंग की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, उससे बेनिफिट्स कि इंटरनेशनल लिस्टिंग जाएगा, कैपिटल रेजिंग मिलेगा बियॉन्ड योर होम कंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, इंक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी, सेकंड सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन, एंड थर्ड वन capital needs and growth opportunities. Wider shoulder base. International listing provides access to larger pool of potential investors, both retail and institutions. Wider shoulder base are less risky. जी हाँ, जितना ज़्यादा शेयर होल्डर होगा उतना ज़्यादा उस कंपनी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन मतलब सुपरविजन बहुत ही क्लोजली होगा। अल्टीमेटली क्या होता है, कहता है वहाँ रिस्क कम होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स होते हैं। बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जैसे मैंने बताया था, किसी कंट्री में आप जा रहे हैं तो आपको कंप्लायंसेस तो करने पड़ेंगे ना, उसके रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। देखो, कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ ऑल रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ लिस्टिंग दोस कंट्रीज and where sought to be listed, investor will therefore find themselves more protected and comfortable to invest in these companies। बात पकड़ मारा है। आपको पता है कि यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं और कंपनी अगर वायलेट करेगी तो जबरदस्त तरह की पेनल्टी है। अब ये एक पब्लिकली अनाउंस्ड, क्लियर है, ये पब्लिकली अनाउंस्ड है। इन दैट केस आप एक इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि जिस कंट्री में हमारी कंपनी, जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, वो कंप्लाइंट है, कंप्लाइन करती है, कंप्लायंसेस करती है। वो सपोज अगर यूएस एक्सचेंज में आती है तो आप इंश्योर हो जाते हो कि हाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी, तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, बेटर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मिलेगा। सिक्योर क्लियरिंग स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा क्यों क्लियरिंग सिक्योर होगी, बिकॉज इसमें एक्सचेंजेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड्स अ रिलायबल एंड सिक्योर क्लियरिंग मैकेनिज्म। सिक्योर क्लियरिंग क्यों है, बिकॉज सिक्योर स्टॉक एक्सचेंजेस इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। और आप जानते हैं जब स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व जाते हैं तो अगर सामने वाली पार्टी आपको पेमेंट करे या नहीं करे, भाड़ में जाए, मेरी पेमेंट या मेरी सिक्योरिटी डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सचेंज की हो जाती है, आप जानते होंगे, ठीक है। Now, stock exchange provide a reliable and secure clearing mechanism. Listing on a foreign stock exchange is possible only after creating robust and advanced clearing system. Like other benefits के देखें, high visibility, brand awareness. अब जैसे भी हम बात करें टाटा प्रोडक्ट्स, brand awareness, ठीक है, आयशर मोटर्स, brand awareness, लोगों को लगता है ब्रांड, ऑलराइट। So high visibility, इंटरनेशनल मार्केट में होगा तो ऑफकोर्स हाई विजिबिलिटी मिलेगा। ब्रांड अवेयरनेस, इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज फॉर मर्जर एक्विजिशन एंटरिंग मार्केट्स। पता है आपको ना, जब जो कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में लिस्ट होती है ना, यू नो व्हाट, दे गेट मोर अपॉर्चुनिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशंस, क्योंकि वो हाई विजिबिलिटी की वजह से ब्रांड रिकॉग्निशन होती है, तो अल्टीमेटली वो उनका ध्यान ज्यादा किस पे जाता है, एक्विजिशंस की तरफ, मर्जर्स की तरफ, उनके लिए ईजी होता है और अच्छे प्राइजेस पे होता है। एंटरिंग मार्केट
and with the better investment protections, reduces costs and create bonding, a single corporate governance. So my dear all, हम एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन आपके लिए एक बन सकता है एग्जाम में, और कैसे बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया अभी। ये ऐसे भी बन सकता है, देखिएगा, इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन, इन्वेस्टर एपेटाइट फॉर डाइवर्सिफिकेशन, offer a unique opportunity to companies looking to tap a new market and new investors based to risk capital. And a light on the statement, जब भी याद रखिएगा जब क्वेश्चन आता है ना, on the light on the statement discuss the advantages of international listing. Remember one thing, जब आपको on the light on the statement बोल रहा है तो आपको स्टेटमेंट डिफाइन करना है, ठीक है, डिफाइन करना है, then you will start to describe the benefits of international listing. Now next, let's start with SGX. SGX के बारे में थोड़ा मैंने भी आपको बोला, जैसे मैंने आपको बताया ये दो तरह से यहाँ पर लिस्टिंग होती है, एक होती है याद रखिएगा मेन बोर्ड और एक होती है कैटलिस्ट। मेन बोर्ड पर, जैसा भी एग्जांपल बता रहा था, मेन बोर्ड पर याद रखिएगा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और वही कंपनीज आती हैं यहाँ पर जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। सो वेल एस्टैब्लिश्ड मतलब जिनका मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन, वापस बोल दूं, मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन 300 मिलियन डॉलर्स। क्या सर? जी हाँ, जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 300 मिलियन डॉलर्स है वही मेन बोर्ड पर जाके लिस्ट होंगी। ओह माय गॉड, जी हाँ, और भी बहुत सारी, ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको बताया। तो यहां पर जो मेन बोर्ड पर जाएगी वो जाएगी कौन सी? जो वेल एस्टैब्लिश्ड होंगी। अच्छा, वेल एस्टैब्लिश्ड है, इसलिए यहां पर याद रखिए, मैं आपको बताऊंगा अभी कि यहां पर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में कौन सी कंपनीज आती हैं? जो बेसिकली अगर देखा जाए जो ग्रोइंग कंपनीज हैं। कैटलिस्ट में कौन सी आएंगी? जो ग्रोइंग कंपनीज हैं, और इन ग्रोइंग कंपनीज की जब भी एप्लीकेशन, लिस्टिंग की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो बाय द स्पॉन्सर लगाई जाती है। क्या कह रहे हैं? जब भी ये कौन सी कंपनीज आएंगी कैटलिस्ट पे? ग्रोइंग कंपनीज हैं। यहाँ कौन जाएंगी? जो वेल एस्टैब्लिश्ड है। एस्टैब्लिश्ड आपको अपने आप समझ में आएगा, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही कितना है? 300 मिलियन डॉलर्स। कैटलिस्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो ग्रोइंग कंपनीज हैं वो जाएंगी, इनकी एप्लीकेशन को कौन कंसिडर करेगा? स्पॉन्सर्स कौन होते हैं? प्रोफेशनल कंपनीज। इन प्रोफेशनल कंपनीज को कौन ऑथराइज करता है? एसजीएक्स अथॉरिटी। एसजीएक्स अथॉरिटी इन्हें ऑथराइज करती है। ये चेक करते हैं कि भैया ये कंपनीज कैटलिस्ट पर लिस्टेड होने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऑलराइट सर। अच्छा, अब याद रखिएगा, जैसे हमने समझा थोड़ा सा बात, दो तरह का बोर्ड हो गया यहाँ पर एसजीएक्स के अंदर, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। एक हो गया मेन बोर्ड और एक हो गया कैटलिस्ट। क्लियर? अब देखिएगा, अब समझते हैं कुछ लैंग्वेज से इस बातों को। सेशन में आगे खूब प्रैक्टिकल चीजें ही बताऊंगा, क्योंकि दोनों देखिए हमारी ये भी तो जॉब है ना कि आपको ये भी बताना जरूरी है कि एकेडमिक लेवल पे भी, साथ ही साथ मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ भी जोड़ूं उसके। देखिए कहता है एसजीएक्स इज एशिया की रिस्क मैनेजमेंट सेंटर विद अ वाइड रेंज ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड फास्ट टू मार्केट सर्विसेज। Singapore is one of the few Asian countries with a AAA rating. पॉइंट नंबर 1 हमें मिलता है याद करने के लिए, पॉइंट नंबर 2 मिला हमको, ठीक है? क्या कह रहे हैं? की रिस्क मैनेजमेंट सेंटर। क्या है ये? की रिस्क मैनेजमेंट सेंटर विद वाइड रेंज ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड फास्ट टू मार्केट सर्विसेज। सेकंड क्या कहा हमने इसमें? फ्यू एशियन कंट्रीज विद AAA रेटिंग्स। पॉइंट नंबर 2 हमको मिला। डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल कंपनीज। किसके कह रहा है? ग्लोबल कंपनीज के लिए एक डेस्टिनेशन किस रहेगी? एज अ लिस्टिंग, देखो एज अ लिस्टिंग डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल कंपनीज। एसजीएक्स रूल्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कंपनीज विद डाइवर्स बैकग्राउंड टू सिक्योर पब्लिक फाइनेंसिंग सिंगापुर। पॉइंट नंबर 3, ठीक है सर? इतना बड़ा कैसे याद करेंगे? आपको मैं ध्यान से एक चीज बताऊं, आप अगर कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे ना, उन्हें समझेंगे, आपको सेंटेंस फ्रेम करने में दिक्कत नहीं आएगा। जैसे सिंपली सोच के देखिएगा, हमने पहला पॉइंट क्या समझा कि हमने देखा ये क्या कर रहा है? रिस्क की मैनेजमेंट सेंटर। देखो की रिस्क मैनेजमेंट सेंटर। क्लियर? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ क्या बात करने वाले हैं? सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स की। तो यहाँ पे बोल रहे हैं
की रात में वर्ड यूज हुआ है, की रिस्क मैनेजमेंट सेंटर बोला है। फिर दूसरा हमने देखा कि एक्चुअली क्या प्रोवाइड करता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज है। एंड फास्ट टू मार्केट सर्विसेज, फास्ट टू मार्केट सर्विसेज, ठीक है, तो क्लियरिंग, सेटलमेंट, लिस्टिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज सारी यहां मिल जाएगी, मैं बताता हूं आगे, ठीक है। फिर हमने सी रेटिंग बताया, सिंगापुर के पर्सपेक्टिव से बोले तो ट्रिपल ए रेटिंग है। सिंगापुर इज वन ऑफ द फ्यू एशियन कंट्रीज, क्योंकि हम जानते हैं ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हर कंट्री को क्या करता है, तो रेटिंग देता है अकॉर्डिंग देयर एक्टिविटीज, कोई करप्ट प्रैक्टिस कितनी होती है, नॉन करप्ट प्रैक्टिस कितनी होती है, फेयर प्रैक्टिस कितनी होती है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिंगापुर यहाँ पर ट्रिपल ए रेटिंग में कंसिडर किया है। इसे हमने बोला लिस्टिंग, क्या बोल रहे हैं, डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल कंपनीज, किस लिए, फॉर लिस्टिंग, एंड दे प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी इन रूल्स। अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मिला, जैसे हमने अभी बात किया था, मेन बोर्ड पर लिस्टिंग भी है और कैटलिस्ट पे भी है। कैटलिस्ट पर किन के लिए, जो कि ग्रोइंग कंपनीज हैं, और मेन बोर्ड पर जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं। फॉर कंपनीज विद अ डाइवर्स बैकग्राउंड टू सिक्योर फॉर पब्लिक फाइनेंसिंग सिंगापुर, attract more global companies, listing standards, quality of listed companies never compromised। जी हाँ, कहता है क्वालिटी ऑफ कोर्स सर, स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, अगर मेन बोर्ड पर किसी कंपनी की 40 मिलियन से कम एवरेज मार्केट, क्या देखे एवरेज मार्केट डेली बोल रहे हैं, एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर लेस हो जाता है, सर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जी हाँ डेली बेसिस पे, आई होप याद होगा, सिक्योरिटी, नंबर ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग करंट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, उसको बोल रहे हैं क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी और भी आगे बताऊंगा, एक फॉर्मूला दे रहा हूं। तो अगर वो 40 मिलियन से कम हो जाता है, $40 मिलियन से कम हो जाता है, उससे याद रखिएगा ओवर द 120 डेज, ओवर द 120 डेज, तो एक्सजेक्स क्या कहता है, उसे वॉच लिस्ट में डाल देता है 2 साल तक के लिए, और उसके बाद अगर फिर भी ये सिचुएशन रहता है तो उसको डिलिस्ट कर देता है। अभी कह रहा है कि हम यहाँ पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है रूल्स के साथ में भी। नाउ मल्टी एसेट्स एक्सचेंज ऑपरेटिंग इक्विटी, फिक्स इनकम, डेरिवेटिव्स मार्केट। अब जैसे इंडिया में एक्सिस निफ्टी का फोकस ज्यादातर किस पे रहता है, डेरिवेटिव्स तरफ। ऑफ कोर्स इवन इंडिया में एक्सिस निफ्टी को हेजिंग के लिए यूज किया जाता है। आप लोग जानते होंगे, जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग जानते होंगे कि याद रखिएगा जो कि एक्सिस निफ्टी है इंडिया में जब हम देखेंगे तो उसको एक्सिस निफ्टी को यूजुअली किस लिए यूज किया जाता है, हेजिंग के लिए। आई होप हेजिंग पता होगा सबको। मार्केट डेरिवेटिव्स टू मार्केट हाईएस्ट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, Hedging is vertically integrated, provides वो क्या क्या देखो सर्विस देता है, लिस्टिंग की सर्विस देगा, ट्रेडिंग सर्विस देगा, क्लियरिंग, सेटलमेंट, डिपॉजिटरी एंड डेटा सर्विसेज। ये अपने आप पॉइंट बनते जा रहे हैं, देखो। ऑलराइट, ये डेटा पुराना हो गया है। नाउ एक्सिस एशिया मोस्ट इंटरनेशनल कनेक्टेड एक्सचेंज, all right, and it provides what, full suite of derivatives product across Indian equity indices, commodities, currencies. Axis is the world most liquid international market for benchmark equity indices for China, India, Japan and Asia। तो ये सिर्फ पैराग्राफ जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को आपको सिर्फ 4 नंबर पॉइंट है एंड पॉइंट नंबर 5 है एंड दिस पॉइंट नंबर 6, इनको पर्सपेक्टिव पॉइंट से भी याद कर सकते हैं आप, ताकि पूरा पैराग्राफ जिनको याद करने में दिक्कत आता है, समझने में दिक्कत आता है, वो ऐसे पॉइंट से भी याद कर सकता है, ठीक है, लेकिन समझ के। अब देखिएगा 2 तरीके मैंने बताए थे, मेन बोर्ड और कैटलिस्ट, फटाफट से याद करते हैं। देखो, सिंगापुर ऑपरेट्स प्रीडोमिनेंटली डिस्क्लोजर बेस्ड रिजीम फॉर कैपिटल मार्केट। पहला बात याद रख लीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 कहता है प्रीडोमिनेंटली डिस्क्लोजर बेस्ड रिजीम। जी हाँ, डिस्क्लोजर जब रहेगा तो अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ठीक है। और मेन बोर्ड तो मैंने पहले ही बोला कि स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करेगा। कहता है जी कैसे रहेगा, प्रीडोमिनेंट डिस्क्लोजर बेस्ड रिजीम, एग्जिस्ट लिस्टिंग रूल्स मेन डिस्क्लोजर बेस्ड रिजीम विद हाई बेसलाइन एडमिशन स्टैंडर्ड्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जैसे प्री टैक्स ऑपरेटिंग, प्री टैक्स क्या रहेगा, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम आपको यू नो व्हाट, अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो मार्केट कैपिटल $300 मिलियन होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, मैं डिस्कस करता हूं। एंड कंटेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर द इशू और कंटेनिंग रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बोला, अगर उसका $40 मिलियन से कम हो जाता है एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवर 120 डेज, अगर लगातार 120 दिन के पीरियड में, क्या देखेगा, क्या $40 मिलियन से कम हो जाता है, उसे वॉच लिस्ट में रख देते हैं, और उसके बाद भी इंप्रूवमेंट होता है। वॉच लिस्ट में मतलब 2 ईयर के लिए वॉच लिस्ट में चला जाता है, एंड अल्टीमेटली उसके बाद में क्या कर दिया जाता है, इसको याद रखिएगा, डेलिस्ट। तो यहाँ दोनों बातें बोल रहा है, एडमिशन की बात करी, एडमिशन स्टैंडर्ड्स भी साथ में बोला, कंटेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर इशूअर। पॉइंट नंबर
2 मिला हमको। ये पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग पॉइंट से भी याद कर सकें। एंड a cornerstone of a regime is required listed issuer to make timely disclosure of all material information. All right, हाईलाइट कीजिएगा पॉइंट नंबर 3। सो टाइमली डिस्क्लोजर्स पहला डिस्कस किया हमने, प्रीडिनोमिनेटली डिस्क्लोजर रिजीम के बारे में बात किया। दूसरा हमने बात किया क्या, एडमिशन स्टैंडर्ड्स एंड कंटेनिंग रिक्वायरमेंट्स पूरा करना पड़ेगा। तीसरा हमने क्या बात किया, आपको टाइमली डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा। ठीक है सर। नाउ our requirement are benchmark against, देखो क्या कह रहा है ना, our requirement और benchmark against the international standards का, ठीक है, are in line with the best practices from the developed jurisdiction like US developed jurisdictions, ठीक है ना। अब इनकी टीम क्या करती है, टीम रिव्यू द लिस्टिंग एप्लीकेशन टू इंश्योर द मिनिमम रिक्वायरमेंट आर प्रिस्क्राइब, कि भैया मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो रही नहीं हो रही है। अभी आगे बताऊंगा सारा, चिंता मत करो। एज रेगुलेटरी टीम्स रिलाइज ऑन ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस का मतलब कि भैया ये कंफर्म होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है नॉन कंप्लाइंट यू नो व्हाट कंपनीज हैं या डिफॉल्टिंग कंपनीज हैं या खुद का होम कंट्री में गड़बड़ करके घूमी हुई हैं और यहाँ आके गड़बड़ मचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्री वेरिफिकेशंस करना, ठीक है, थॉरो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन out by the issue managers and their representation to determine the applicant suitability to list। requirements आने वाली हैं आगे, ठीक है। अबाउट अगर कैटलिस्ट की बात करें, कैटलिस्ट क्या कहता है, कैटलिस्ट कंपनीज हाईलाइट करना आर डायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय द स्पॉन्सर्स। कौन करेगा इनको, सुपरवाइज स्पॉन्सर। तो कौन सी कंपनी आएंगी, ग्रोइंग कंपनीज आएंगी यहाँ पर, और जो स्पॉन्सर्स होंगे, स्पॉन्सर्स कौन होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। देखो, क्वालिफाइड प्रोफेशनल कंपनीज एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट फाइनेंस कंप्लायंस एडवाइस वर्क। आगे कहता है ऑथराइज कौन करता है इनको, दे आर ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय एसजीएक्स इज अथॉरिटी थ्रू strict admission criterion containing obligation। हार्वर्ड एसजीएक्स, लेकिन एसजीएक्स देखिए फिर भी इन पे फोकस करता ही है, स्पॉन्सर के थ्रू तो होती है लेकिन एसजीएक्स के ऊपर ध्यान रखता है। कैसे, एसजीएक्स continues to regulate issuer through its rules for admission and containing obligations। साथ ही साथ एसजीएक्स पे ध्यान रखेगा, regulate issuer through its rules and containing obligation। Now it also retain the power to discipline them when there is a breach of rules, of course। अब इसके पास ये नहीं कि स्पॉन्सर थ्रू आएगा तो ब्रीच होगा तो एग्जिस्ट ध्यान देगा, एग्जिस्ट के ही रूल्स को फॉलो करेगा, ठीक है। स्पॉन्सर से याद रखिएगा एक तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करी, प्रोफेशनल कंपनी सर्विसेज दे रही है जो कंपनीज लिस्ट हो रही कैटलिस्ट पे, ठीक है। बट खुद भी स्पॉन्सर जो रेगुलेट होगा किसके थ्रू होगा, वो एग्जिस्ट के थ्रू होगा अंडर सुपरविजन ऑफ, तो उसको अथॉरिटी किसको, स्पॉन्सर को कौन ऑथराइज कर रहा है, वो एग्जिस्ट ही ऑथराइज कर रहा है। क्लियर। Now there are two listing processes at XGS, main board listing and catalyst listing। main board का मतलब established enterprises यहाँ पर लिस्ट होंगी। Companies seeking a listing on main board must meet the entry criteria which includes minimum profit, market capitalization levels। ये करना मैंडेटरी है, जैसे मैंने बोला वेल एस्टैब्लिश कंपनी यहाँ पे होंगी जिन्हें मार्केट कैपिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, मिनिमम प्रॉफिट उनका क्या ना होना चाहिए उन्हें पूरा करना पड़ेगा। मेन बोर्ड लिस्टेड कंपनीज एंजॉय द प्रेस्टीज ऑफ एस्टैब्लिश्ड मार्केट प्लेस एंड एक्सेस टू द वाइडेस्ट रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको दोनों तरह का इन्वेस्टर मिलेगा, कौन सा, इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। वहीं अगर बात करते हैं कैटलिस्ट की, तो कहता है कौन सी कंपनी, फास्ट ग्रोइंग एंटरप्राइजेस, ऐसी कंपनी जो फास्ट ग्रोइंग है, ठीक है। Companies seeking a primary listing on a catalyst must be brought to be, of course हमने बात किया था कौन किसके थ्रू आएगी, ऑथराइज स्पॉन्सर थ्रू। जैसे हम इंडिया में आप देख रहे हैं ना, हम यहाँ पे बोलते हैं इंडिया में लिस्टिंग के लिए जब एप्लीकेशन लगाते हैं किसके थ्रू लगाते हैं, मर्चेंट बैंकर के थ्रू, वहां हम बोल रहे हैं स्पॉन्सर थ्रू। क्लियर। अब वो कैसे लिस्ट होंगी, या तो इनिशियल और पब्लिक ऑफर के थ्रू या रिवर्स टेक ओवर। रिवर्स टेक ओवर क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान सुन लो, आई होप याद होगा। जब कोई प्राइवेट कंपनी क्या कर लेती है, majority shares when a private company holds and control majority shares of public company। जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स को होल्ड करती है और कंट्रोल करती है पब्लिक कंपनी को, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्स टेकओवर। तो अल्टीमेटली वो भी क्या कर सकता है, वो भी ट्रेडिंग अलाउ करे ना, लिस्टिंग पब्लिक कंपनी होगा ना तो वो रिवर्स टेकओवर के थ्रू कर सकती है, कौन, प्राइवेट कंपनी। क्या हो रहा है, तो यहां पर हमने देखा कैटलिस्ट के अंदर जो
इमर्जिंग फास्ट ग्रोइंग कंपनीज वो लिस्ट होंगी, उनकी एप्लीकेशन कैसे जाएगी लिस्टिंग के लिए, थ्रू स्पॉन्सर जाएगा। ऑलराइट, ये किस तरह के लिए प्राइमरी मार्केट्स के लिए आएंगे, कैसे, थ्रू बाय ब्रिंगिंग आईपीओ और रिवर्स टेक ओवर। Primary market listing of catalyst must be brought by listing of by authorized sponsor। अब यहां से ना आगे मैं आपको जैसे यहाँ पे कह रहा है कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन किसके लिए, और प्री टैक्स प्रॉफिट, ऑफर साइज, पब्लिक फ्लोट एक्सेट्रा व्हिच नीड टू बी फुलफिल्ड बाय कंपनी ऑथराइज्ड टू लिस्ट ऑन एट एग्जिक्स। ये सारी एस्पेक्ट्स में आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये सब का सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, इसका सब का सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। लिस्टिंग कैसे होगा, रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरा किया जाएगा, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ले रहे हैं। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार हो जाएगा, देखिएगा नेक्स्ट पार्ट। ऑलराइट, गुड बाय।